देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी राहुल गांधी जी के बारे में जो संज्ञा प्रचलित थी, जिस शब्द का प्रयोग अब नहीं होता है, मानसिक रूप से वो वही है। जितने लोग यहां पैनल पर बैठे हैं, जरा चेक कर ले जाके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग क्या है इंडियन स्टेट में। उसमें सेंटर एंड स्टेट बोथ गवर्नमेंट्स आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जब हम सरकार की बात करते हैं तो भारत के संविधान के अनुसार सरकार केंद्र भी है, राज्य भी है। मतलब ये आदमी अपनी सरकारों के खिलाफ लड़ने को तैयार है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। इसीलिए इनको यह संज्ञा दी गई है, इसीलिए इनको इस प्रकार की बुद्धि और बाल बुद्धि का प्रयास दिया जाता है। जाके संविधान जो हाथ में लेके यूं यूं करते हैं, उसमें स्टेट का मीनिंग क्या है ये तक नहीं पता। अब आइए विदेश, अब आप कहता हूं प्रभाव की बात, तो मैं बताना चाहता हूं इनकी सरकार में किसका प्रभाव था। नटवर सिंह इनके फॉरेन मिनिस्टर रहे। उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखा है, सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि अमेरिका का बहुत गहरा प्रभाव मनमोहन सिंह की सरकार में था। और उसके बाद वो लिखते हैं कि इतना गहरा प्रभाव था कि अमेरिका नहीं चाहता था कि वो फॉरेन मिनिस्टर रहें, इसलिए वो हटाए गए। तीसरा उदाहरण देता हूं, विकीलीक्स के बिल में, मैं ये नहीं कहता हूं जो कुछ लिखा वो सच है, मगर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया है। हिलेरी क्लिंटन ने कैसे कहा कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। ये प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? ये कैसे हिलेरी क्लिंटन को पता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे? इसलिए कह रहा हूं। और राहुल गांधी बकौल विकीलीक्स, जिसके लिए आज तक खंडन नहीं किया है, जिसमें उन्होंने बहुत साफ साफ ये कहा था यूएस डिप्लोमैट से कि साहब भारत में लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना हिंदू फंडामेंटलिज्म खतरा है। और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को न ध्यान हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इंडियन स्टेट पे किस किस का प्रभाव था। वोल्कर रिपोर्ट याद है, सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी ने लिए, जिसके लिए आपके फॉरेन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। फिर मैं दर्शकों से कहता हूं जाके पढ़िए यवेग्नेना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, यूरी बेजमेनेव के संस्मरण पढ़िए, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 इसलिए उसमें इंडिया का वर्णन है। अरे पूरी स्टेट कांग्रेस के जमाने में कब्जे में थी। मित्रोकिन्स आर्काइव में यह तक लिखा हुआ कांग्रेस पार्टी को पैसे आते थे। उन्होंने कहा उस जमाने में इनके 70 के दशक में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट सब इनके कंट्रोल में थे, इन्हें जाके मुकदमे दर्ज करने चाहिए। मगर अतुल साहब बहुत सोच समझ के बोलिएगा, उन्होंने लेटर्स की कॉपियां तक कोट कर रखी हुई हैं। इसलिए किसके जमाने में स्टेट गिरवी रखा हुआ था, किसके जमाने में भारत स्वाभिमान के साथ उठा हुआ था, ये हर एक व्यक्ति को पता है। इसलिए मैंने आपकी सरकार के अंदर, बाहर की सरकार के अंदर के बात कोट की। इसीलिए जब यह कहा गया है कि भारत वास्तविकता में स्वाभिमान से 2014 में उठा, इसलिए लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में 18 मई 2014 को लिखा कि 16 मई 2014, जिस दिन हमें मोदी जी के नेतृत्व स्पष्ट बहुमत मिला, उसका शीर्षक था इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उसमें कमाल की लाइन यह थी कि 16 मई 2014 शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। उन्होंने कहा ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता के विरासत के लोगों का शासन रहा और पहली बार एक ऐसा शासन के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है। अटल जी के टाइम में एब्सोल्यूट सत्ता नहीं थी, जिसके ऊपर कोई ब्रिटिश फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐलान उमर से लेके जॉर्ज सोरेस तक भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे तो होंगे, तो दिल की आरजू लबों पे एक लफ्ज के टुकड़े के रूप में आ गई। इसमें